बहुत ज़्यादा आज गर्मी है, रोड एकदम तप रहे हैं। हालत बहुत ख़राब हो रही है, रुक रुक के चलना पड़ रहा है। साइकिल को खींचना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं अभी एक जगह रुका हूँ, आज बहुत गर्मी है और यहाँ रास्ते में मैंने देखा ये इस तरह का नेचुरल वो गिर रहा है। मैंने कहा अपना रुमाल धो लूँ जो पसीने से पूरा गीला हो चुका है। और आगे थोड़ी क्या कहते हैं चढ़ाई खड़ी है, आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे होगे, तो ये वाला बोर्ड जो है खड़ी चढ़ाई है। तो मैंने कहा पहले रुक लेता हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ, हाथ मुँह धोता हूँ और फिर चलूँगा। ये आप देख रहे हो, ये गाड़ी धो रहे कितने प्रेशर के पाइप से। कोई मोटर नहीं है, कोई लाइट नहीं है, ये पहाड़ों से पानी आ रहा है, ये उसका प्रेशर है। ये प्रेशर से जो गाड़ी धुल रही है, मतलब इतना प्रेशर हमारे यहाँ मोटर से नहीं आता जितना ये प्रेशर पहाड़ की वजह से बन रहा है, ऑल्टीट्यूड की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। देखो क्या ज़बरदस्त प्रेशर है। अभी मैंने इसे मुँह धोया है, मेरा मन कर रहा है कि नहा लूँ, पर बहुत गर्मी है और मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कवर करके थोड़ा रेस्ट करूँ और कल सुबह जल्दी निकलूँ। इतनी गर्मी है आज, इतनी गर्मी है। और यहाँ पे मैंने ये देखा और मैं नहा रहा हूँ, मैं बता नहीं सकता मैं कितना फ्रेश फील कर रहा हूँ, एकदम तरोताज़ा हो गया हूँ। थकावट काफ़ी हद तक कम हो गई है। और ये नेचुरल मिनरल वाटर है, नेचुरल मिनरल वाटर। फ़ोन ख़राब हो जाएगा, नहीं तो आपको नहाते हुए की फ़ोटो दिखाता। मैं अभी कम से कम आधा घंटा और नहाऊंगा, फिर 15 मिनट अपने आप को सुखाऊंगा और फिर आगे चलूँगा। यहाँ से नारायण घाट मुझे पहुँचना है। नारायण घाट कम से कम यहाँ से 27-28 किलोमीटर बताया है और किसी ने 40 बताया है। अब क्या सच है मालूम नहीं। अभी मैं निकला था 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से नारायण घाट, और ये मुझे मिल गए 8 किलोमीटर है। ये नारायण घाट से मुगलिंग डेली 36 किलोमीटर जाती हैं चढ़ाई चढ़ के, और 36 किलोमीटर वापस आते हैं शाम को। 72 किलोमीटर का अप डाउन डेली लोड लेके। इनका बेकरी का काम है, नारायण घाट में बेकरी है इनकी, तो वो आगे यहाँ से ले जाना 36 किलोमीटर पहाड़ी इलाके में और फिर उसको सप्लाई करना। तो इनसे मुझे हिम्मत मिली, नहीं तो मैं थक चुका था पूरी तरह। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंचलाल साहा। पंचलाल साहा। मोतिहारी बिहार से हो आप? अच्छा, ये मोतिहारी बिहार से है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में आपने कुछ अभी देख लिया होगा और कुछ अभी आप लास्ट में देखोगे। तो जो भी मैं ये सीरीज़ चला रहा हूँ, जो मैंने पहली लॉन्ग डिस्टेंस साइकिल जर्नी करी थी काठमांडू से दिल्ली तक की अकेले, तो उसकी उस समय तो किसी ने देखा नहीं, तो अभी मेरे को ऐसे ही लगा तो मैं उसकी सीरीज़ चला रहा हूँ, आप लोग देख रहे हो। अब आज ये डे 3 है। पहले दिन मैं काठमांडू से चला और पहला स्टे मैंने गजूरी में किया। गजूरी से मुगलिंग आया मैं, ये दूसरा जो दिन था मेरा। जैसे मैं कल रात को मुगलिंग पहुंचा,
तो मुगलिंग पहुंचने तक के बीच में ज़्यादा मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि दूसरा दिन था, मतलब बहुत थका हुआ था, कुछ मतलब चीज़ें अभी इतनी सही नहीं थी। हाँ, मुगलिंग के बाद जा कर के थोड़ा सा मैं मेंटली फिट हुआ। मुगलिंग से मैंने सिम कार्ड ख़रीदा नेपाल का, कुछ 200-300 रुपये नेपाली रुपीज़ में। फिर वो सिम कार्ड में नेट पैक मिला था, मतलब आप जितना यूज़ करोगे नेट पैक ख़त्म होगा, तो वो मैंने बस इमरजेंसी के लिए रखा था। असली एडवेंचर अब शुरू होगा जर्नी का, क्योंकि मुगलिंग के बाद, मुगलिंग एक वो जगह है जैसे काठमांडू से आप कभी नेपाल जाओ और काठमांडू से आपको पोखरा जाना हो तो मुगलिंग बीच में आएगा, ठीक है। वो तो ये हाईवे के ऊपर है और नेपाल के हाईवे बहुत ही, जैसे गोवा जैसे सिंगल पतले रोड होते हैं ना, ऐसे ही नेपाल में भी बहुत पतले रोड होते हैं, हाईवे वगैरह मतलब बहुत पतले होते हैं, जैसे होते हैं नॉर्मली पहाड़ी इलाकों में, यहाँ पे भी हमारे हिमाचल प्रदेश में और कई जगहों पर होते हैं। तो मुगलिंग से थोड़ा सा आगे जाते ही दो रास्ते कटते हैं, एक पोखरा की तरफ चले जाता है और एक नारायण घाट भी बोलते हैं उसको, या नारायणगढ़ भी बोलते हैं वो। फिर वहाँ से आगे बुटवल होते हुए इंडिया की तरफ, और एक रास्ता राइट साइड में चले जाओ तो पोखरा की तरफ। अब मुगलिंग के बाद से जो नारायणगढ़ की जो डिस्टेंस, एक तो वो डिस्टेंस ज़्यादा था, उसके बीच में बहुत पहाड़ आने थे और गर्मी बहुत ही तेज़ गर्मी थी, मतलब एकदम चुभने वाली स्किन बर्न गर्मी थी। तो यहाँ से असली एडवेंचर कहो या असली परीक्षा शुरू होनी थी। इसके बीच में ये जो तीसरा दिन है ना, ये बहुत टफ़ था मेरे लिए और ये बहुत यूनिक था। इसमें कई मुसीबतें आई जो मैं आपको अभी बताता हूँ, कि इसमें कई पहाड़ ऊपर नीचे ऐसे पहाड़ पार करने थे। दूसरा, मैं लगभग मुगलिंग में जिस होटल में रुका था, जिस गेस्ट हाउस में रुका था, नीचे उन्हीं का ढाबा था। नेपाल के अंदर कभी आप जाओगे ना तो वहाँ पे आपको नेपाली थाली मिलेगी, जैसे गोवा में गोवन थाली मिलती ना, ऐसे वहाँ पर एक थाली मिलती है नेपाली थाली, मतलब खाने के लिए वो अनलिमिटेड होती है एक तरह से, और लगभग वो नेपाली 120, 140 या मैक्सिमम 150 रुपये, बढ़िया से बढ़िया थाली भी 150 रुपये नेपाली में मिल जाएगी, नेपाली रुपीज़ में, और बहुत ही बढ़िया। तो मेरे खाना होता है, उसमें आपको चावल मिलेंगे, कुछ रोटी मिलेगी, दाल मिलेगी, सूखी सब्जी मिलेगी, और एक ना पालक की सूखी सब्जी एज ए सैलेड के तौर पे भी मिलती है, सूखी सब्जी पालक की। तो मैं जब सुबह निकला मुगलिंग से, तो वो जो होटल के गेस्ट हाउस वाले थे उनसे मैंने मतलब हाय हेलो किया। उसके बाद में उनसे मुलाकात करके मैं वहाँ से फिर वहाँ पे मैंने खाना खाया। वो थाली की फ़ोटो आप देख लेना, यहाँ पर फ़ोटो आएगी थाली की। ये खाना खा करके मैं यहाँ से निकल गया और लगभग 10:30 बजे निकल गया और बहुत तेज़ी से चलाने लगा। मेरी साइकिल MTB है, MTB का मैं आगे आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि क्या कहानी थी। तो यहाँ से मैंने खाना वगैरह खा के निकला। अब जैसे जैसे 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे, मतलब ये समझ लो कि उसके बाद इतनी खड़ी चढ़ान थी और बार बार चढ़ान, और जो ढलान आती थी वो ढलान तो ख़त्म हो गई 2 मिनट में, और चढ़ान में आपको लग रहा है 45 मिनट, 40 मिनट। मतलब हर 10 कदम पे कपड़े पूरे गीले हो जाते थे, कपड़ों में से पसीना टपकता था, मतलब इतने कपड़े गीले हो गए थे, बॉडी इतनी ज़्यादा पसीना निकाल रही थी कि कपड़ों में से बूंदें टपक रही थी। तो लकीली क्या हुआ कि पहाड़ों के बीच में से छोटे छोटे झरने बहते हैं, पतली पतली नालियाँ सी, कहीं पे बड़े झरने और कहीं पे छोटे छोटे ऐसे। वहाँ पर मैं मुंह धोता रहा, रुमाल गीला करके धोता रहा, उस रुमाल को गीला करके कभी सिर पे बांध लिया, कभी मुंह पे लपेट लिया, कभी कुछ कर लिया, और ऐसे करके मैं चलता रहा। बहुत ज़्यादा, जब दोपहर को कम से कम 12-1 बज गए, 12 बजे से 1 बजे के बीच में बहुत तेज़ धूप होती है, तो इतनी हालत ख़राब हो गई कि आपने इसमें देखा होगा कि वो मैंने 1-2 जगह पे दिखाया जहाँ मैंने हाथ मुंह धोया है, लोग अपनी गाड़ी धो रहे हैं। वो गाड़ी धोने का जो पानी का प्रेशर है, आप उसको ध्यान देना, वो प्रेशर नेचुरल तरीके से है, मतलब उसमें कोई मोटर वगैरह नहीं लगी है, वो पहाड़ों से आ रहा है पानी, बस उन्होंने एक वो उसका टैंक सा बना करके उसमें से पाइप निकाल दिए हैं। तो मैं वहाँ तक तो शर्म झिझक कर रहा था, पर वहाँ तो मैं नहीं नहाया, पर आगे जा कर के फिर मुझे जो झरने मिले, मैंने उन झरनों में नहाया। और जो ये 2 बार नहाने के सीन है, ये दोनों बार अलग अलग झरनों के, मतलब एक बार नहाया, फिर 2 घंटे बाद, 1-1.5 घंटे चलने के बाद फिर कोई दूसरा झरना आया, हालत इतनी ख़राब हो गई थी, झिझक ख़त्म हो चुकी थी, फिर नहाने लग गया। मतलब सड़क पर आप चल रहे हो, साइकिल चलाए जा रहे हो, पैदल चल रहे हो, चढ़ान आ गई तो चलाए जा रहे हो, पर आपको कोई देखने वाला नहीं, कोई दूर दूर तक कोई आदमी नहीं, कोई कुछ नहीं। इस बीच में जब ये दूसरे झरने में नहाया, जो ये अभी यहाँ पर आप एक छोटी सी वीडियो क्लिप चलती हुई देख रहे हो, इस क्लिप के अंदर आप देखो मेरे हाथ जो है, मतलब जो मेरे हाथ
स्किन बर्न हो रखे हैं, पूरे इसके हाथ लाल हो गए हैं मेरे, स्किन बर्न मतलब धूप से मेरी स्किन जल गई है, दाने निकल आए हैं उस पर, जो कि यहाँ तक मैंने नोटिस नहीं किया। अभी आने वाले अगले 2 दिन में मेरे साथ क्या होने वाला है मैं आपको बताऊँगा, और कैसे फिर मैं उससे बचा। मतलब ये स्किन बर्न हो रही है, अब ये जब स्किन जल रही है, इस समय दाने निकल आए हैं, काली पड़ गई है, लाल हो गई है, और इसमें अब धूप चुभनी शुरू हो रही है। तो इतना ज़्यादा मुझे इस समय तक एहसास नहीं था। उसके बाद फिर अब ये जो मुगलिंग से नारायणगढ़, जो नारायण घाट है, नारायण घाट एक ही है, सिटी है, उसके बीच में एक सबसे घना बड़ा जंगल आना था, चितवन। इसी दौरान बीच में वो वाल्मीकि जी की कुटिया भी है, एज़ पर माइथोलॉजी, एज़ पर हिंदू सनातन धर्म का जो इतिहास है उसमें वो जो रामायण में बताया जाता है, तो यहीं पर वो वाल्मीकि जी की कुटिया है, जहाँ पर इसी दौरान, मुझे नहीं मालूम था, मैं गया नहीं, पर मुझे ये बाद में मालूम पड़ा, इसी रूट पर है जहाँ पर सीता जी लव कुश को जन्म दिया और वो वहाँ रहीं। तो आगे जाके सीता नगर भी आएगा, और भी ऐसी इसी के बीच में वो है। अगर कभी दोबारा गया तो मैं ज़रूर जाऊंगा, पर इस समय तक मुझे नहीं मालूम था, ये बाद में मुझे मालूम पड़ा। मुझे बीच में कई फॉरेस्ट वालों ने रोका और उन्होंने मुझे कहा कि आप आगे जा रहे हो, या तो आप ये सुनिश्चित कर लो कि अंधेरा होने से पहले आप नारायणगढ़ तक पहुंच जाओगे, और नहीं तो फिर आपको यहीं रुकना चाहिए, क्योंकि जैसे ही सनसेट होना शुरू होगा तो यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा है। घना जंगल है, चितवन का जो जंगल है वो हमारा लखीमपुर खीरी और कौन सा जो रामपुर के पास नेशनल पार्क है, वो सारा नेपाल तक है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर चीता, जंगली भालू, बारहसिंगा और ये 2-3 जानवर उन्होंने बताए मुझे कि जिनका रिस्क है ज़्यादा। बाकी छोटे मोटे लक्कड़ बग्गा वगैरह ये सब को तो वो काउंट ही नहीं करते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, जगह जगह बोर्ड भी लगे हुए हैं, शायद अगर कोई फ़ोटो में हो तो दिखना। अच्छा दोस्तों, जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस ओरिजिनल प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया हुआ है, जो प्लेलिस्ट मैंने उस मतलब यही वीडियो जहाँ से मैं एक क्लिप निकाल रहा हूँ, वो वीडियो एज इट इज़ मैंने वहाँ पे अपलोड की है। तो अगर आप देखना चाहो, जिनको इंटरेस्ट हो, वो वहाँ से प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर कभी देखो बाई चांस गलती से, तो कमेंट कर देना, मुझे मालूम पड़ेगा कि कोई देख रहा है, क्योंकि ये जर्नी जब कोई देखता है तो मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है। बाकी भाषणबाजी वाले वीडियो अपनी जगह, उससे कोई सहमत है असहमत है वो अलग चीज़ है, पर ये जर्नी क्या है ना, ये एक कनेक्शन है, इसने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मोड़ की शुरुआत करी और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो जंगली जानवरों का खतरा था, और तो मैंने इसको नारायणगढ़ तक पहुंचने के लिए मैंने क्या किया, मैंने तेज़ तेज़ साइकिल चलाने की कोशिश करी, वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप कैसे चलाओगे, आपकी साइकिल भी एमटीबी है, पहाड़, ऊंचाइयाँ। फिर मैं एक जगह पे थक गया था, बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने फिर एक जगह पर रुककर मैगी भी खाई, किसी वहाँ पे 40 रुपए की मैगी मिली, वो कोई होटल था, जैसे हाईवे पे रोडवेज के लिए होटल होते हैं। फिर वहाँ से शाम हो रही थी, मैं वेट भी नहीं, मैं थका हुआ हूँ, पर मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, क्योंकि फॉरेस्ट वालों ने बोला था कि आगे घना जंगल आएगा, आपको ये रोड अंधेरा होने से पहले पार करना है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास 2 लाइटर थे, वो 10-10 रुपये वाले लाइटर होते हैं ना सिगरेट जलाने के लिए, मैंने वो रखे हुए थे इमरजेंसी के लिए, और एक डंडा मैंने साइकिल के बीच में पतला सा एक डंडा बांध के रखा था, डंडा मतलब लकड़ी सी। तो मैंने कुछ कपड़े या कुछ ऐसे कागज़ रखे हुए थे, तो मैंने एक प्लान बनाया था कि अगर मैं कभी किसी जानवर की वजह से फंस गया तो मैं लाइटर से आग जलाऊँगा, या वो कपड़े को या कागज़ को जलाऊँगा, वो डंडे को आगे आग लगा करके, मतलब कुछ भी करके उस जानवर को अपने से दूर रखूँगा, क्योंकि भाग तो सकता नहीं, मैं साइकिल से कैसे भागूँगा उससे। तो तब तक कोई ना कोई ट्रक या कोई बाइक गुजरेगी तो वो मेरी मदद कर देगी। ये मेरा प्लान बी था कि अगर मैं फंस गया तो मैं ये करूँगा। और वाकई में वो जंगल बीच में मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, या हो सकता है कई बार क्लिप ना आगे पीछे हो रही, तो हो सकता है कभी आगे भी दिखने को मिले। बहुत ही घना जंगल है चितवन, आप गूगल करके देखना। तो मैंने इसको पार किया। उस दौरान मेरे को, जब मैं ऐसे जा रहा था, तो मुझे एक बेकरी के प्रोडक्ट बेचने वाले एक भाई साहब मिले, आप यहाँ फ़ोटो में देख सकते होगे। वो बेकरी का, वो इंडिया के थे पर नेपाल में सेटल्ड हो चुके थे 25-30 साल पहले। तो मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि वो बहुत साल पहले यहाँ आ गए थे, उनके कोई बड़े भाई या कोई रिश्तेदार है, उनकी यहाँ पे बेकरी है, और वो डेली सुबह उस बेकरी से वो बेकरी का सामान, जो भी बिस्किट या पाव फैन जो भी वहाँ चलता होगा, वो सब चीज़ें ले करके वो नारायणगढ़ से मुगलिंग आते बेचने। सोचो, तो ये चीज़ सुन के मेरे अंदर बड़ी हिम्मत हो गई। मैंने कहा यार, मैं साइकिलिस्ट और मैं ये ड्रामेबाजी करता फिर रहा हूँ, ये व्यक्ति बिना किसी संसाधन के, मतलब सिर्फ सिंपल सी एक साइकिल, और इनका पिछले
20-25 साल से काम है कि रोज़ सुबह बेकरी नारायणगढ़ से पहले थी, वहाँ से लेकर के मुगलिंग में आकर के सामान बेचना, जैसे सबका एरिया बटा होता है ना, वहाँ पे डेली। तो ये जब मैंने सुना, मैंने कहा आप डेली ये करते हो और कई साल से करो, और वो मुझसे, तो उसके बाद मैं बहुत छोटा समझने लगा उनके सामने अपने आप को। मैंने बहुत छोटा, पहले तो मुझे लग रहा था मैंने बहुत बड़ी तोप चलाई है, मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ। उनको देखने के बाद मुझे लगा कि अरे यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ये तो इनके लिए आम बात है। ये जो लाइन मैं बोल रहा हूँ ना, इसको याद रखना, ये आगे किसी ना किसी वीडियो में या कल को अगर मैं K2 की जर्नी जब मैं करूँगा तो आपको बताऊँगा कि यही एक लाइन ने कैसे मुझे कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुँचा दिया साइकिल से, कि ये तो रोज़ का इनका काम है। उसके बाद मैं उनसे बात, वो भी फिर मेरी वजह से पैदल पैदल हम लोग चलने लगे, मतलब कभी स्लो चल रहे हैं, कभी पैर चढ़ान आ रही तो पैदल चल रहे हैं। तो उनसे मैंने चलते चलते मैं काफ़ी देर बात करी, और उन्होंने मैंने बताया कि आपका कभी किसी जानवर से तो नहीं पाला पड़ा यहाँ पे, जैसे लोग कहते जानवर तो हैं, कई बार हमें भालू दिखे हैं, कई बार बारहसिंगा दिखे हैं। भालू मेन जो था भालू का और लेपर्ड का ज़्यादा था। कह रहे भालू तो बहुत दिखते हैं, तो भालू से थोड़ा सा बचना होता है। तो कह रहे पर आप अपना चुपचाप चलते रहो, तो जनरली ऐसा कुछ कहते नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो एक बड़ा हौसला, एक कंपनी मिल गई। फिर समझ लो नारायणगढ़ सिटी आने से कुछ 7-8 किलोमीटर पहले उनका वो बेकरी वाला रूट अलग हो गया, मेरा रूट अलग, मैं सीधा सिटी की तरफ चले गया। और फिर मैं नारायण घाट पहुंचा, वहाँ पर मैंने शाम को आरती वगैरह चल रही थी, बहुत अच्छा चौपाटी जैसा माहौल था, वो सब देखा, वहाँ बैठा थोड़ी देर। काफ़ी देर बैठने के बाद ऑन रोड, मेन रोड पे ही एक होटल है, होटल तिरुपति, फिर वहाँ पर मैंने कमरा लिया। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ जो मैं आपको कल वाले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ कि शाम को वहाँ पहुँचने तक का वीडियो डाल रहा हूँ, उसके बाद उस रात का या उसके अगले दिन का वहाँ से निकलने का बना रहा हूँ। तो जो फुटेज मेरे को मिल रही है मैं डाल रहा हूँ। जो अगर आपको पूरा वो देखना हो तो प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे ही रहा हूँ। तो इस बीच में एक तो वो जो झरनों में नहाया वो एक बड़ा अच्छा था, वो बेकरी वालों का मिलना, वो स्किन बर्न की शुरुआत होना, और वो कुछ बच्चे मिले, मतलब मेरे को काफ़ी सारे बच्चे मिले जिनके साथ उन्होंने कहा कि हमें आपके साथ फ़ोटो लेनी है। तो वो रोड इतना पतला था कि वो 5-6 बच्चे कैसे लाइन लगा के खड़े, और कमाल की बात है कि एक ही सेल्फी में सब आ गए। इससे पहले एक रिजॉर्ट भी आया था, बेनी घाट जो है वो मुगलिंग से पहले पड़ता है। हाँ, मुगलिंग से पहले है। अभी जब मैं ये वीडियो एडिट करने के लिए मैं गूगल मैप पे जब वो जूम करके देख रहा था कि काठमांडू, और मैं काठमांडू से गजूरी, गजूरी से मुगलिंग, मुगलिंग से नारायण घाट, फिर नारायण घाट से बुटवल, बुटवल से सोनौली बॉर्डर, फिर वहाँ से मैं वापस उल्टा आ गया, 35 किलोमीटर वापस आ गया नेपाल के अंदर। मतलब इंडिया के बॉर्डर पे था, सुबह इंडिया के बॉर्डर पे एंटर करना था, और सुबह इंडिया के बॉर्डर पे एंटर करने की बजाय मैं रात को, मतलब अगले दिन सुबह मैं 35 किलोमीटर वापस नेपाल के अंदर आ गया। और क्यों आया वो भी आपको आगे बताऊँगा। वहाँ पर क्या लाइफ चेंजिंग चीज़ें सीखी वो भी आपको आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा। देखो मैं ये नहीं करूँगा आप मेरे वीडियो देखो, क्योंकि मैं भी ऐसे ही वीडियो देख करके अपने दिमाग को अपडेट करता हूँ, क्योंकि हर एक की जर्नी, आप सारी जर्नी नहीं कर सकते। तो जिसने जो करी है उसकी जर्नी से वो अनुभव ले लिया, किसी की जर्नी से कोई और अनुभव ले लिया, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। चलो आप देखो इसको। ओके, गुड बाय। काठमांडू से 150 किलोमीटर लगभग आगे ये नारायण घाट है, यहाँ मैं पहुँचा हूँ। जैसे बॉम्बे में चौपाटी होती है या दिल्ली में इंडिया गेट, उस टाइप का नज़ारा है कुछ। और अब मैं यहाँ पे कोई रहने की जगह ढूंढ के रात यहीं रुकूँगा, और आज मेरा तीसरा दिन है। और ये एक नदी है, पीछे कोई प्रोग्राम चल रहा है। और ये वाले पुल से ही मुझे जाना है इस तरफ जाना है, तो तब मैं पहुंचूंगा मतलब इंडिया वाली साइड पे। चौपाटी की तरह या इंडिया गेट की तरह का नज़ारा है, पर नदी बिल्कुल साफ़ सुथरी है, कहीं कोई गंदगी नहीं। और किनारे पे आप देखो कोई आपको प्लास्टिक की बोतल वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। ये कोई प्रोग्राम चल रहा है, कुछ धार्मिक प्रोग्राम है।
नारायणी महाआरती। अच्छा, शाम की आरती है, आरती की तैयारी है। जैसे हमारे यहाँ गंगा आरती होती है, ये उस टाइप की शाम की आरती की तैयारी चल रही है।